सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आइए जल्दी जल्दी सब लोग लाइव की आइए, सेशन को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी दूसरे लोगों को भी लिंक शेयर कीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, जैसा कि कल हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देख रखा था, आज भी सेम पैटर्न से, जो कि हमने कहा कि 2 दिन गेस्ट क्वेश्चन चलेंगे, मंडे ट्यूसडे, और बाकी जितने भी हैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो आपके 3 दिन कंटिन्यू प्रीवियस पेपर ही चलेंगे और जिसमें रेलवे के ही प्रीवियस पेपर होंगे, चाहे वो ग्रुप डी का क्वेश्चन हो, एनटीपीसी का हो, आपका जेई का क्वेश्चन हो, आपका एएलपी का क्वेश्चन हो, यानी सारे क्वेश्चनों का समावेश रहेगा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और आज जो क्वेश्चन चलने वाले हैं वो गेस्ट क्वेश्चन चलेंगे। बोर्ड पीडीएफ प्रॉपर जा रही है ना आप लोगों को? चलिए, अब बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे। बैटरी की थोड़ी इशू लग रही थी, एक ही बार था तो मुझे लगा खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बैटरी चेंज कर दिया। तो चलिए प्यारे भाइयों बहनों, आ जाइए और अब हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष, कहता है मानव के पेट में कई प्रकार के अम्लीय तत्व पाए जाते हैं। तो ये तो हम लोग बायोलॉजी के टर्म में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारे मानव के जो आंत में होता है, यानी ये जो स्टोमेच होता है, पेट, उसमें बहुत प्रकार के एसिड होते हैं। ठीक है, वही एसिड क्या करता है कि भोजन को गलाने का, सराने का काम करता है। तो वही वो कहता है मानव के पेट में कई प्रकार के अम्लीय तत्व पाए जाते हैं जो जटिल से जटिल भोजन को भी पचा सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही जा रही है। अब कहता है कि सर, हमने कहा दूसरा स्टेटमेंट कि राम ने गलती से लोहे का एक टुकड़ा काट लिया, ये निष्कर्ष है। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, राम ने गलती से लोहे का एक टुकड़ा खा लिया है। तो बताइए, मानव के पेट में कई प्रकार के अम्लीय तत्व पाए जाते हैं जो जटिल से जटिल भोजन को भी पचा सकते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि राम ने गलती से लोहे का टुकड़ा खा लिया है। तो अब कहता है निष्कर्ष, राम को डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष यह नहीं निकलेगा, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, तो ये गलत हो गया। देख लो, दूसरा नंबर गैप कर दिया गया है। राम लोहे के टुकड़े को पचाने में समर्थ होगा। क्या छूटा हुआ है? राम लोहे के टुकड़े को पचाने में समर्थ होगा। तो एक नंबर भी गलत हो गया, क्योंकि मानव में जो अम्लीय तत्व पाए जाते हैं वो भोजन को पचाने के लिए है, और राम ने गलती से एक लोहे का टुकड़ा खाया। तो राम को डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, और कभी भी कंक्लूजन में कोर्स ऑफ एक्शन का चयन नहीं करेंगे, तो ये खत्म हो गया। राम लोहे के टुकड़े को पचाने में समर्थ होगा, तो यह भी तो गलत हो गया ना, क्योंकि जो अम्लीय तत्व पाए जाते हैं वो भोजन को पचाने के लिए है, ना कि लोहे के टुकड़े को। तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर के रूप में चयन किया जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे? चलिए देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ सारे आ गए। राम ने गलती से लोहे का टुकड़ा खा लिया, राम को डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये हम लोग कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दोगे क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है 5 मित्र हैं ABCDE में से 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, 2 पटना के रहने वाले हैं, 1 चेन्नई का रहने वाला है जो ग्रुप में सबसे नाटा है। तो जो भी बंदा चेन्नई का रहने वाला है वो ग्रुप में सबसे नाटा है। तो कितने लोग हैं? तो 5 लोग। कौन कौन है? तो A है, B है, C है, D है और E है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, खास करके आप लोग के सेक्टर में। अब कहता है कि सर, AC और E फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो AC और E की हम बात करें तो ये 3 लोग ऐसे हैं AC और E जो फिल्म देखना पसंद करते हैं। क्या? तो फिल्म देखना पसंद करते हैं। फिर कहता है जबकि B और D नाटक देखना पसंद करते हैं। तो B और D फिल्म नहीं जाते हैं, वो प्ले देखने जाते हैं, यानी नाटक देखने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? B और D जो है वो प्ले देखने जाते हैं फिल्म के बनिस्पत। फिर कहता है A और D लंबा है। तो A और D की बात करें ना, तो A और D टॉल है। A और D क्या है? तो टॉल है। फिर कहता है D, C और B क्रमशः हिंदी, इंग्लिश और मैथ पढ़ता है। तो D क्रमशः हिंदी पढ़ेगा, उसके बाद C क्रमशः इंग्लिश पढ़ेगा, और उसके बाद B क्रमशः मैथ पढ़ेगा। तो इन तीनों का विषय हमें मालूम चल गया। अब जिसे भौतिकी पसंद है वो सबसे नाटा है। तो देखिए, सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा
बी और सी और डी में से बी और सी सबसे नाटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, तो मैथ और इंग्लिश के साथ गया, जबकि वो साफ कह रहा है कि जिसे फिजिक्स पसंद है वो सबसे नाटा है। तो तीन ही लोग यहाँ नाटा थे, बी सी और ई नाटा थे। बी और सी फिजिक्स पसंद कर नहीं सकता, यानी ई जो है वो सबसे नाटा है और इसने क्या पसंद कर लिया है, तो फिजिक्स पसंद कर लिया है। एक व्यक्ति को भूगोल पसंद है, तो भैया भूगोल किसको पसंद होगा, तो ए को भूगोल पसंद होगा। हमारा अरेंजमेंट यहां बन करके एक अटेम्प्ट में जो है ये तैयार हो गया। अब आपसे जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। चलिए देखिए कौन सबसे नाटा है, तो सबसे नाटा ई है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, जिसे भूगोल पसंद है उसके संदर्भ में सत्य क्या है, तो जिसे भूगोल पसंद है उसके संदर्भ में सत्य है कि वो ए है, वो लंबा है और वो फिल्म देखना पसंद करता है। ए है, लंबा है और वो फिल्म देखना पसंद करता है। तो वो नाटक देखने वाला लंबा लड़का है, बिल्कुल नहीं। वो मूवी देखने वाला नाटा लड़का है, बिल्कुल नहीं। वह डी है, बिल्कुल नहीं। वो मूवी देखने वाला लंबा लड़का है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर्स के रूप में निखर करके बाहर आएगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कहता है यदि डी बी से लंबा है तो मूवी देखने वाला सबसे नाटा लड़का कौन नहीं है। यदि हम डी को बी से लंबा बना दे, डी को बी से क्या बना दे, लंबा बना दे, यानी डी लंबा हो गया और बी छोटा हो गया, तो फिर कहता है कि नाटक देखने वाला लड़का कौन नहीं है। तो सबसे नाटा लड़का कौन नहीं है ना, क्या मूवी देखने वाला सबसे नाटा लड़का कौन नहीं है। जब बी और डी को हम ऊपर बनाएंगे तो मूवी देखने वाला सबसे नाटा लड़का जो है उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो बी और डी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नाटक देखने वाले हैं। और बी और डी का जब बदलेंगे तो नाटक देखने वाला सबसे लंबा लड़का कौन नहीं है, तो कोई भी लंबा लड़का में से डी ही नाटक देख रहा है। तो आंसर हम कह देंगे इसका कि सबसे नाटा लड़का कौन नहीं है, तो सबसे नाटा लड़का बी डी ई। इस क्वेश्चन में नहीं को हटाइए, तब ये क्वेश्चन पर्याप्त बनेगा। सबसे नाटा लड़का कौन है, तो अभी भी सबसे नाटा लड़का ई ही है क्योंकि हमने डी और बी में परिवर्तन किया है। बाबू रंजन कुमार जी, हमारी तो मंशा यही रहती है कि आपका हम सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे से क्लियर करवा दे, जिससे आपको सावधानी बरतने का मौका मिले और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। तो हमारे ओर से कोई चूक नहीं होगी, आप कंटिन्यू रहोगे, आप बहुत कुछ हमसे सीख जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। एक परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी शामिल हैं जो अलग अलग 3 पीढ़ियों से संबंधित है। तो मेरे भाई जब भी कहा जाए ना कि 3 पीढ़ियों से संबंधित है, यानी 3 जनरेशन से रिलेटेड है, तो एकदम अपने माइंड को सेट कर लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम डायरेक्शन को 3 लाइन से ऊपर ले नहीं जा पाएंगे इसके जनरेशन को। जैसा कि उसने कहा एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी शामिल हैं जो अलग अलग 3 पीढ़ियों से संबंधित है। अब कहता है सर ए जो है ना वो डी का फादर इन लॉ है। तो ए डी का फादर इन लॉ है, यानी जहां भी डी होगा यह विवाह करेगा किसी से और उसके जो पिताजी होंगे ए, तभी हम ए को डी का फादर इन लॉ कह सकते हैं। लेकिन डी लड़का है कि डी लड़की है इससे स्पष्टता नहीं होगा, लेकिन ए लड़का है हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बी और सी की माता ई एफ की पुत्री है। तो कोई बी है और कोई सी है और इन दोनों की माता कौन है, तो ई है। जो किसकी पुत्री है, तो एफ की पुत्री है। ना तो बी सी का मेल फीमेल क्लियर हुआ ना तो एफ का मेल फीमेल क्लियर हुआ, लेकिन ई का मेल फीमेल क्लियर हो गया क्योंकि बी और सी की माता बी और सी से ऊपर होगी जो ई है, और किसकी पुत्री है, तो एफ की पुत्री है। अब कहता है जी डी की सिस्टर इन लॉ है। तो जी जो है ना वो डी की सिस्टर इन लॉ है। तो डी की सिस्टर इन लॉ होने के लिए डी का कोई भाई या कोई बहन होगी और उसका पति या पत्नी हो सकता है, तभी सिस्टर इन लॉ संभव है। सी एफ की नानी है, सी एफ का नाती है। अब देखिए सी का मेल पता चला कि सी मेल है और किसका नाती है, तो एफ का नाती है। आगे चलते हैं।
ए और ई जोड़ा नहीं है। अब वो कहता है कि सर ए का विवाह ई के साथ नहीं होगा। तो जब ए का विवाह ई के साथ नहीं होगा तो ए का विवाह हम ए के साथ बी के साथ भी नहीं करेंगे। अब बोलोगे सर बी के साथ क्यों नहीं करोगे? तो बाबू ए का विवाह अगर हम बी के साथ कर देंगे तो 1 2 3 जनरेशन तो आ गया ये तक, और इसके नीचे एक जनरेशन, यानी ये 4 जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में स्पष्टता कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए 4 जनरेशन नहीं आने चाहिए, जनरेशन की संख्या 3 होनी चाहिए। तो ए जब बी से और सी से विवाह कर नहीं सकता, ए जब ई से विवाह कर नहीं सकता, इसका मतलब है कि ए को विवाह करवाना होगा एफ से, और ए को जब हमने एफ से विवाह करवाया तो ए लड़का है यानी एफ लड़की होगी। अब देखिए ए डी का फादर इन लॉ था, तो डी के साथ कंडीशन है कि अगर ई के साथ हम डी का कनेक्टिविटी किए तो डी को लड़का बना दिए तो इसकी पत्नी के पिताजी फादर इन लॉ हो जाएंगे। अब कहता है कि जी जो है वो डी की सिस्टर इन लॉ है। जी डी की कौन थी? तो सिस्टर इन लॉ, जी डी की सिस्टर इन लॉ है। अगर जी को हम इसकी बहन बना देते हैं तो हम हो गए, मेरी पत्नी हो गई और मेरी पत्नी की बहन मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। इसमें बी का मेल फीमेल हम कतई क्लियर नहीं कर पाए, चाहे हम कुछ भी कर ले। अब देख लो क्या कहता है, ए का बी से क्या संबंध है, यानी हमें ए का रिलेशन बतलाना है किसके साथ जोड़कर? तो बी से जोड़कर। तो यदि हम बी हैं तो मेरे ऊपर ई है, यानी ई मेरी माता हो गई, और मेरे माता की माता मेरी नानी हो गई, और नानी का पति ए हो गया यानी नाना हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। सर जोर से बोलिए, साउंड कम है। ठीक है अतुल कुमार जी। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है डी जी का कौन लगेगा। तो डी जी का कौन लगेगा अगर हमें यह हासिल करना है तो ध्यान से देख लो, डी की बात कर रहा है कि जी का कौन लगेगा, तो जी के बहन का पति, तो बहन का पति यानी बहनोई हो गया। बहनोई का मतलब ब्रदर इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे पर्याप्त और सबसे परफेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अगर जिन बच्चों ने बनाया है, समझिए कि आपके माइंड का जो आईक्यू है ना वो बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया उन बच्चों के पास थोड़ी सी समस्या है, आपको अपने आईक्यू बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बनाकर दिखाओ। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकंड का पर्याप्त समय भी दे देता हूं फिर से, ताकि आप अभी मुझे बनाकर दिखा सको। देखिए थोड़ा आप लोगों में कितना दम है, कितने लोग आंसर ला सकते हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी ने ए आंसर दिया, बड़ा फास्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग आंसर नहीं दोगे जी? चलिए कोशिश कीजिए, देखिए क्या लॉजिक है। विष्णु ने भी कहा सर 9 ही आंसर होंगे, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर नहीं आएगा? पिंटू लाल एलपी ए, यानी सब लोग के ए आंसर आ रहे हैं, यानी सबके माइंड की आईक्यू अच्छी है। चलिए सबके अब ये आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं ना है कि देख देख कर ये आंसर आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन थे, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 तिया कितने हो गए? तो 27 हो गए। अब इस 27 को आपस में जोड़ दिया तो 27 को जोड़ने पर 9 मिला, यानी ये वाला हिस्सा। अब इसका स्क्वायर किया तो 81 हो गए, और फिर आपस में जोड़ दिया तो फिर से मिल गया ये वाला हिस्सा। इसी तरह देखो 9 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9 छक कितने? तो 54। 54 का मतलब 5 4 को जोड़ दिया तो आंसर 9 आया, यानी ये वाला हिस्सा। और फिर 9 का स्क्वायर चढ़ा दिया तो फिर से 81 हो गए। 81 का मतलब 8 1 9 जोड़ दिया तो ये वाला हिस्सा। अगर सेम काम हम करें तो 9 को 4 से गुना करेंगे, तो 9 को 4 से गुना किया तो 9 चौको 36 हो गए, और 36 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 6 3 9 होगा, यानी यहां भी मुझे 9 चाहिए। और फिर इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होगा, 8 1 जुट करके 9 हो जाएगा। यानी हमें इस प्लेस पे क्या चाहिए? तो इस प्लेस पे 9 चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। आगे चलें। बंगाली बाबा आपका कमेंट हम बार बार देखेंगे तो यहां पढ़ाएगा कौन जी? चलिए देखिएगा,
निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है ABCDEF 6 लोग हैं और ये 6 चचेरे भाई हैं। क्या है? तो चचेरे भाई है। कोई भी दो भाई समान आयु का नहीं है, लेकिन सबका जन्म महीने की एक ही तारीख को हुआ है। सबसे छोटे भाई की आयु 20 वर्ष है। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये हाइट वेट लेंथ एज अरेंजमेंट के प्रश्न हैं। ठीक है, तो कितने भाई हैं भाई? तो 6 भाई हैं। तो 6 भाई हैं, तो सबसे पहले व्यवस्था कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 भाई है। अब देख लो क्या कहता है, सबसे छोटे भाई की आयु 20 वर्ष है, तो सबसे छोटा भाई जो होगा वो छठा नंबर का भाई होगा। और छठा नंबर का भाई कौन है ABCDEF में से नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि वो 20 वर्ष का है। वो कितने वर्ष का है? तो 20 वर्ष का है। फिर कहता है और सबसे बड़े भाई की आयु 40 वर्ष है, जबकि सबसे बड़ा भाई ये है, कौन है नहीं मालूम है, लेकिन ये पता है कि वो 40 वर्ष का है। अब देख लो क्या कहता है, F आयु में B और D के ठीक बीच में है। तो B और D के ठीक बीच में F का पोजीशन है। इससे हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि पहले B की पहले D। तो वाइस वर्सा केस। आगे चलते हैं। A B से आयु में बड़ा है और A जो है ना वो आयु में B से क्या है? बड़ा है। C D से आयु में छोटा है और C जो है वो D से आयु में छोटा है। E सबसे बड़ा नहीं है, तो E जो है ना वो सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन F से बड़ा है। तो E सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन किससे बड़ा है? तो F से बड़ा है। आगे चलते हैं। लेकिन F से बड़ा है। प्रत्येक भाई की आयु में 3 वर्ष से ज्यादा का अंतर है, यानी दो भाइयों की आयु में 3 वर्ष से ज्यादा का अंतर होगा, ये तय है। ठीक है, देख लो, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हमें इस वाले पैटर्न को क्या करना है ना कि अरेंज करना है। तो देख लो, B से बड़ा कौन है? A है। और C से छोटा कौन है? D है। तो अगर इस वाले को इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर B के ऊपर A को लेकर आ जाओ और D के नीचे C को लेकर आ जाओ। बिल्कुल कहा जा सकता है। अब F के ऊपर कौन है? E है, लेकिन यहाँ F के ऊपर B या D में से ही कोई हो सकता है। इसका मतलब F जो है ना वो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, या E यहाँ हो सकता है। दो कंडीशन है E के। तो देखो E को सबसे ऊपर जाने नहीं दे रखा है, तो हमने E को जगह दिया 2 नंबर पे। E के नीचे हमने B को रखा और B के नीचे हमने F को रखा, F के नीचे D को रखा और सबसे नीचे C को रखा। इसका मतलब है कि A का पोजीशन आया 40 वर्ष वाला। लेकिन बताइए B और D का वाइस वर्सा केस खत्म हो सका क्या? यानी यहां D और यहां B संभव है। अरेंजमेंट एक बार में बनकर तैयार हो गया। खुश रहिए अक्षय कुमार जी। अब देखिए क्या कहता है, यदि B की आयु 30 वर्ष है तो निम्नलिखित में किसकी आयु 36 वर्ष हो सकती है? तो B के लिए यहां 2 कंडीशन है, या तो हम B को यहां रख ले, या तो हम B को यहां रख ले। अब देख लो, प्रत्येक भाई की आयु के बीच 3 वर्ष से ज्यादा का अंतर था, तो अगर हम B को यहां रख लेते हैं, ठीक है, तो 36 वर्ष का ये तो हो सकता है, लेकिन फिर ये 36 वर्ष का हो जाएगा तो B से A तक जाने में 10 ही साल का अंतर मिलेगा, क्योंकि B का आयु हमने कितना रखा है? तो 30 वर्ष रखा है। तो 30 से 10 वर्ष रखेंगे तो यहां से यहां 10 वर्ष कैंसिल हो जाएगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि 10 वर्ष यहां हो गया और फिर 10 वर्ष के बीच में 1 2 3 4 और 3 वर्ष से ज्यादा का अंतर है, तो 3 चको 12 साल तो ऐसे ही हो गए। यानी तय हो गया कि अब B को सर यहां मत रखो, आप B को इस प्लेस पे रखो और तब आप B की आयु कितनी बना दो? तो 30 वर्ष बना दो। लेकिन सिर्फ इसी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यदि लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसी क्वेश्चंस के लिए B का पोजीशन यहां फिक्स हुआ। अब देख लो, अगर ये भाई साहब 20 के हैं तो ये 23.5 वर्ष के, और ये 26.5 वर्ष के, और ये 30 वर्ष के हो सकते हैं। तो अब इस कंडीशन से 36 वर्ष किसकी आयु होगी? तो ई की आयु हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट वन देखेंगे, एफ और ई के मध्य किसी एक भाई का जन्म हुआ है तो वह कौन हो सकता है? तो देखिए, तो
एफ और ई के मध्य अगर एक भाई का जन्म हुआ है तो वो बी या डी हो सकता है। अब बोलोगे सर बी को तो यहां फिक्स किया, तो बी को यहां सिर्फ 8 नंबर क्वेश्चन के लिए फिक्स किया था क्योंकि इसके साथ यदि लगा है। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं कि यदि शुक्रवार को क्लास आओगे तो टाई लगा के ही आओगे, इसका मतलब वो टाई कंपलसरी किस दिन के लिए है? फ्राइडे के लिए है। अदर दिन आपकी मर्जी, आप लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन फ्राइडे को आपका कंपलसरी है कि आपको टाई लगाने होंगे। यानी यदि काम क्या करता है ना, कि यदि जो है वो बिल्कुल उस क्वेश्चंस के लिए पार्टिकुलर आता है और बाकी ऐसे नहीं आता है। तो यदि जब 8 नंबर क्वेश्चन में आया तो ये 8 नंबर क्वेश्चन में ही बी का पोजीशन 3 नंबर पे गया और बाकी इसके आगे 3 नंबर पे नहीं जाएगा। लेकिन अब जो अगले क्वेश्चन आए उसमें यदि नहीं लगा है, उसने कहा यदि एफ और ई के मध्य में किसी एक भाई का जन्म हुआ है तो वो कौन हो सकता है? तो देखिए एफ और ई के मध्य में बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बी या डी आए, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लगाओगे। जिस बच्चे ने आंसर इसका बी लगा दिया उनका 1 मार्क्स जो है ना वो छिन जाएगा। ठीक है, करण कुमार जी खुश रहिए बाबू, बहुत दिन के बाद मौका मिला है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, बेहद ही खूबसूरत और कह सकते हैं एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर कॉन्सेप्ट है दैट मीन्स आप क्वेश्चन को ऐसे ही झुनझुन्ना की तरह बजा दोगे, और कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर तो लिखने पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखोगे, यदि किसी महीने की 22 तारीख को रविवार है, अब महीने का जो 22 तारीख होगा वो 22वां दिन होगा, और 22वें दिन को भैया रविवार दे रखा है। तो उस महीने में 5 तारीख के 4 दिन बाद, बाद का मतलब जोड़ते हैं, तो 5 में 4 जोड़े तो हो गया 9 तारीख। बड़ा वाला है 22, छोटा वाला है 9। 22 में से 9 को घटा लो, 13 बच गए, 7 एकम 7 कट गया और 6 बच गए। तो रविवार से 6 दिन पीछे आओ या 1 दिन आगे जाओ, तो 6 दिन पीछे जाने से अच्छा है 1 दिन आगे चले जाओ, यानी सोमवार हो जाएंगे। देखो हमने क्या किया, हमें पता है कि सर 22 तारीख को कौन सा दिन है, तो 22 तारीख को संडे यानी रविवार का दिन है। और वो जानना चाहता है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि 5 तारीख के 4 दिन बाद, तो 5 4 9 तारीख को कौन सा दिन होगा बताइए। तो बताइए ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं, तो अगर 22 को संडे है तो 22 में अगर 7 दिन माइनस कर देंगे तो 15 तारीख को भी संडे होगा, बोलो होगा। अगर 15 में 7 दिन माइनस कर देंगे तो 8 तारीख को संडे होगा, और जब 8 तारीख को संडे होगा तो मेरे भाई 9 तारीख को मंडे होगा ना। यही मंडे हमने निकाला कि 9 तारीख को क्या हो जाएगा, तो मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन है? तो ध्यान से समझोगे, जब भी किसी वर्ष का डेट फाइंड करना हो तो हमेशा उसके पहले वाले वर्ष को बेस बना लो। जैसे अगर 2024 का डेट फाइंड करना है तो आप बेस 2023 को बना लो। अगर 2018 का डेट फाइंड करना है तो बेस 2017 को बनाओ। अगर 2025 का डेट फाइंड करना है तो 2024 को बेस बनाओ, यानी बेस हमेशा पिछले साल को रखोगे। अब देखो 5 अप्रैल 2024 का डेट निकालना था तो हमने 2023 को बेस बना लिया, और चूंकि 2400 के गुणज पे है तो इसके लिए हमारा कोड 0 यूज होगा, और 23 साल को हम 7 से भाग देकर शेषफल जमा करेंगे। याद रखना, जब भी अंतिम 2 अंकों को 7 से भाग दोगे तो शेषफल ही जमा करोगे। तो 7 21 हो गए और शेषफल 2 बच गए। अब इस अंतिम 2 अंकों को 5 से भाग देकर भागफल जमा कर लो, तो 5 चको 20 हो जाएंगे, यानी 7 से भाग दोगे तो शेषफल और 5 से भाग दोगे तो भागफल। अब देख लो, ये 3 काम किसी भी कैलेंडर में करने का मतलब है कि आप 31 दिसंबर को पहुंच चुके हो। यानी हमने जो शताब्दी कोड लिखा, सेंचुरी कोड लिखा, अंतिम 2 अंकों को 7 से भाग देकर शेषफल लिखा और अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देकर भागफल लिखा, तो हमने यहां तक में 31 दिसंबर पहुंच गए। अब हमें 5 अप्रैल तक जाने थे, तो अब हम 24 में एंट्री ले रहे हैं। जनवरी पूरा 31 दिन के लिए 3, फरवरी आ जाएगा लीप ईयर 29 दिन के लिए 1, मार्च 31 दिन के लिए 3, और अप्रैल में मेरे भाई 5 जाना है तो 5। अब देख लो
5 और 2 7 कैंसिल हो गए, 3 और 3 6 एक साथ कैंसिल हो गए, यानी शेष कितने बच गए? तो 4 बच गए। और 4 बचने का मतलब होता है कि गुरुवार। 4 बचने का मतलब क्या? गुरुवार। तो गुरुवार किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 11 नंबर क्वेश्चंस के लिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चले? नहीं रे बाबू, पहले 7 से भाग देना है। 23 को पहले 7 से भाग देना है, तो सत्तिया 21, बच गया 2, इस 2 को लिख देना है। फिर इसी 23 को 4 से भाग देना है, तो 4 पचे 20, बच गए 3, लेकिन इस बार भागफल लिखना है। 4 पचे 20। 4 पचे न 20, तो 5 2 7 खत्म, 3 3 6 एक 7 खत्म, बच गया 5। 5 का मतलब हो गया फ्राइडे। ठीक है, आगे चल रहा हूं। देखिए, 10 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? हमारे पास क्या दे रखा है? तो 10 जनवरी और 2012 दे रखा है, और इस दिन को क्या था? तो इस दिन को मंडे था। अब पूछे गए हैं हमसे कि सर बतला दो कि 15 अगस्त और 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देख लो, कैलेंडर का एक रूल होता है जिससे इसके गेम को हम लोग आसान कर सकते हैं। और रूल क्या होता है कि कोई भी लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल जुलाई सेम होते हैं। जनवरी अप्रैल जुलाई क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जनवरी अगर 10 जनवरी को मंडे है, तो 10 जुलाई को भी मंडे होगा। अब 10 जुलाई को जब मंडे तक पहुंच गए, तो जुलाई में 21 दिन बचा, उसके लिए 0, और अगस्त में 15 जाना है तो 1 मिल गया 1। अब देख लो, 8 साल का अंतर है, तो 4 साल में 5 दिन मिलते हैं, तो 8 साल में 10 दिन, 10 का मतलब 7 निकल गया 3, तो 3 1 4, यानी यहां से हम लोगों को 4 दिन बढ़ जाने हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे देख लो किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। अगर ये वाली बात मेरी याद है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, और नहीं तो फिर इसी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए देखो कितना काम करना होगा। पहले 10 जनवरी 2012 को आप 15 अगस्त और 2012 तक बैलेंस करके लाओगे। ठीक है, तो जनवरी 10 दिन खत्म हो गए, 21 दिन बच गए, उसके लिए 0। फरवरी 29 दिन का होगा 1, मार्च 30 31 के होंगे, अप्रैल 30 का होगा, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त में 15 बोला तो 1। आपको इतना काम करना पड़ा। अब देख लो, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल, 2 2 4 और 4 3 7 कैंसिल, यानी 1 बच गया। तो मंडे से जब एक दिन आगे जाओगे तो आंसर ट्यूसडे आया। अब ध्यान से देखो, ट्यूसडे कब आया? तो 15 अगस्त 2012 को आया। अब डेट बैलेंस हो गए, मंथ बैलेंस हो गए, ईयर को बैलेंस करना था, तो 8 साल के अंतर मिल गए मुझे। अब 12 को हम लीप ईयर के रूप में काउंट कर नहीं सकते क्योंकि 15 अगस्त तक पहुंच चुके हैं, तो एक 16 और एक 20, 2 लीप ईयर काउंट करेंगे और बटा 7 करेंगे, तो शेषफल कितने बच जाएंगे? तो शेषफल 3 बच जाएंगे। अब ट्यूसडे से आप 3 दिन प्लस कर लो, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यानी अगर मेरी वाली रूल नहीं याद है तो आपको इसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा, और यदि मेरी वाली रूल याद है तो फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट बोलो कि सर 10 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 10 जुलाई 2012 को भी सोमवार होगा। जुलाई में 21 दिन बच गए, 0 अगस्त में 1 दिन, 8 साल में 10 मतलब 3 और 3 1 4, 4 दिन आगे बढ़ जाओ। ठीक है सर, एक पर्सनल लाइफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच क्लास में? बाबू अगर क्वेश्चन अच्छा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर उस पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब मेरे पास होगा तो हम बिल्कुल आपका जवाब देंगे भी, और नहीं जवाब होगा, कुछ ऐसा जवाब होगा जो सबके सामने पब्लिकली नहीं दिया जा सकता है, तो फिर आपको कहेंगे आप पर्सनली आकर के मिल लेना, हम आपको जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलें।
डरिए नहीं, ठीक है। डर के आगे ही जीत होता है, लेकिन खुशी कुछ दिन की होती है, और चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, वो दुखवा को कोई बांट नहीं सकता है। तो अब जब बढ़ना ही है तो फिर जो करना है आप कर सकते हैं। गार्जियन से मिलिए, गार्जियन से बात कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या कहता है। बाबू एक 5 सेंटीमीटर का ठोस घन था। 1 सेंटीमीटर में काटने के पहले उसके 2 सतहों को हमने नीला रंग से रंग दिया गया। तो अब पूछता है कितने घन ऐसे हैं जिन पर रंग लगा होगा। तो देखिए बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही कहता है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कि जो कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर का जब घन है तो एक सतह पे 25-25 वो घन तो बनेंगे। अब चूंकि हमने इसको 2 सतहों को नीला रंग से रंगा है, लेकिन इन भाई साहब ने बताया नहीं कि वो नीला रंग निकटवर्ती सतहों पे लगाया है कि नीला रंग विपरीत सतहों पे लगाया है। अगर हमने नीला रंग निकटवर्ती सतहों पे लगाया है तो इसकी संख्या 25 और 20 45 हो जाएगी, और यदि हमने नीला रंग विपरीत सतहों पे लगाया है तो 25 और 25 50 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे? तो ध्यान से देखोगे, एक 5 सेंटीमीटर का अगर हम ठोस घन लेते हैं बाबू, कितने सेंटीमीटर का ये घन है जी? तो ये 5 सेंटीमीटर का ठोस घन है, और हमें इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। तो जब 5 सेंटीमीटर का है तो पहली बार हमने 1 सेंटीमीटर काटा, 4 बच गए। दूसरी बार हमने 2 सेंटीमीटर काटा तो 3 बच गए। तीसरी बार हमने 3 सेंटीमीटर काटा तो 2 बच गए, और चौथी बार हमने 1 सेंटीमीटर काटा तो 1 बच गए। अब काटने की इधर से तो जरूरत नहीं है। अब देख लो, जब 4 बार हमने इधर से काटा है तो ये घन 4 बार इधर से भी कटेगा। 1 2 3 और ये रहा 4। इसी तरह से ये घन 4 बार इधर से भी कटेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब जैसा कि इसने कहा था कि 2 सतहों पे नीला रंग लगाना है, मान लो हमने सारे ऊपर नीले रंग लगा दिए हैं, ठीक है। तो जब हमने सारे ऊपर नीले रंग लगा दिए हैं और फिर हमने सारे नीचे नीले रंग लगा दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यानी ऊपर वाले घन को अगर हम कबाड़ लेते हैं ऊपर से तो 25 घन मुझे ऊपर मिल जाएंगे जिस पे नीला रंग लगा है, और नीचे से भी हमने नीला रंग लगाया है तो 25 घन फिर मिल जाएंगे जिस पे नीला रंग लगा है। तो ये 25 25 50 हो जाएगा। लेकिन यही सोचो कि अगर हमने निकटवर्ती सतहों पे नीला रंग लगा दिया, हमने कैसे नीला रंग लगा दिया? तो हमने निकटवर्ती सतहों पर नीला रंग लगा दिया। तो जब हम ऊपर वाले 25 घन को काउंट करेंगे तो यहां से ये 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल निकल चुका होगा, क्योंकि इसमें 5 घन ऐसे बनेंगे जिसके 2 सतह पे रंग आएंगे। तो बाकी जो बच गया वो 4 ही तल्ला बच गया, यानी इतने घन बच गए, और इतने घन का मतलब 5 5 10 5 15 5 20। तो अब संख्या हो गई 25 और प्लस 20 यानी कि 45। वही हमने कहा था कि जब तक रंग को डिफाइंड ना कर दे कि रंग को कैसे लगाया गया है, निकटवर्ती लगाया गया है कि विपरीत लगाया गया है, तब तक हम परफेक्ट आंसर दे नहीं सकते। अगर विपरीत लगाया गया है तो इसका आंसर 50 होगा, और निकटवर्ती लगाया गया है तो इसका आंसर 45 होगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से अभी तक जितने क्वेश्चन क्यूब क्यूबॉइड के पूछे गए हैं उसमें अगर बेहतरीन क्वेश्चंस की आप बात करोगे, अच्छे क्वेश्चंस की बात करोगे, तो यह भी एक क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए तो ध्यान से समझिएगा। कैट को कहता है कि सर ये 57 है, तो 20 एक 21, 21 और 3 कितने हो गए? तो 21 और 3 24 दूना 48। नहीं, अपोजिट देख लो, तो सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड और टी का अपोजिट जी। अब यदि हम इसके प्लस वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये 24 और प्लस 26 करेंगे तो 50, और 50 में जी का प्लेस वैल्यू 7 जोड़ देंगे तो 57 होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। तो इसी तरह से किसका चाहिए? तो मैन का चाहिए। किसका चाहिए? मैन का। तो एम का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, तो ये 14 हो गया, ये 26 हो गए,
और ये 13 हो गया। तो 26 और 14 जोड़ देंगे 40 होगा, 40 और 13 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएंगे, यानी 53 आंसर चाहिए। 53 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आंसर भी हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, रेलवे एस्पायरेंट जी, आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो? बच्चा लाइव देखो, उसका मजा अलग होगा, ठीक है? लाइव देखोगे ना तो इसमें आपको ज्यादा आनंद आएंगे, सीखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई होते हैं लाइव क्लासेस में। देखिए, राम अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलने के बाद, मैं दोनों पैटर्न सिखा रहा हूं, ठीक है? अपना तरीका भी सिखा रहा हूं और जिस तरीके से आप बनाते हो ना उस तरीके से भी सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना दोनों को। राम अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलने के बाद, तो राम अपने घर से सीधा चला 4 किलोमीटर, तो हम लिख सकते हैं कि सीधा चला है सर 4 किलोमीटर। उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलता है, तो सीधा चलते चलते दाईं ओर मूव करता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो दायां से बायां मुड़ेगा तो फिर सीधा हो जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है, तो दायां से बायां मुड़ा तो सीधा हो गया और 2 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ के 1 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दाईं ओर मुड़ के 1 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर, यहां से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, यानी फिर से ये सीधा हो जाएगा बाईं ओर 2 किलोमीटर। और अंत में दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चल के रुक जाता है, अंत में दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चल के रुक जाता है। आपने ये फिगर बनाया, हमने इस फिगर को ऐसे करके लिख दिया। अब कहता है वो देखता है कि सूरज उसके सामने अस्त हो रहा है, तो देखिए तो यहां रुका हुआ है ना, और सूरज उसके सामने अस्त हो रहा है, तो सूरज या तो उदय होता है या तो अस्त होता है, ठीक है? तो अस्त होने का मतलब पश्चिम है, यानी ये राइट मुड़ा है ना तो पश्चिम में जा रहा है, तो वो सूरज को डूबते हुए देखता है। और सूरज को कोई डूबते हुए कहां देखेगा? तो वेस्ट में देखेगा। तो किधर से राइट मुड़ने पे बेस्ट आएगा जी? तो सर साउथ से राइट मुड़ने पर बेस्ट आएगा। तो जब ये बेस्ट हो गया तो ये साउथ हो गया, और साउथ के बाद ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। हमने बदल लिया इसको। अब पूछा गया है राम ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो देखिए, राम शुरुआत जो किया था वो इस दिशा में किया था, यानी राम ने साउथ में चलना शुरू किया था, सी इससे आया। अब देखिए, अगर ये सूरज वेस्ट है तो ईस्ट है, और ईस्ट से ये साउथ होगा रे, और ये नॉर्थ होगा रे, ठीक है? तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो देखिए, तो वो सबसे पहले इस दिशा में गया था, और ये दिशा कौन सी है? साउथ। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, अंतिम बिंदु के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है? तो देखिए, तो प्रारंभिक से अंतिम नहीं पूछा, अंतिम से प्रारंभिक पूछा। तो जब प्रारंभिक से अंतिम पूछता तो साउथ वेस्ट होता, लेकिन अंतिम से प्रारंभिक पूछ रहा है तो उलट जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब देख लो, अंतिम बिंदु ये रहा और प्रारंभिक बिंदु ये रहा। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक जाने के लिए उसको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सफर तय करना होगा, तो हमारा दूसरा आंसर इसका आया नॉर्थ ईस्ट। यानी सिंपल वे में समझ लो इस चीजों को कि हमेशा आप डायरेक्शन ऐसे बना रहे हो, चलो बढ़िया है, लेकिन जिस दिन आप डायरेक्शन इस तरह से बनाने लगोगे ना, आपकी धीरे धीरे स्पीड और एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आप इसका सहारा ही नहीं लोगे डायरेक्शन बनाने में, और इसमें बिल्कुल इरर कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्चुअल है, आप कभी भी इरर नहीं कर सकते हो इसको सीखने के बाद। इसमें तो कभी कभी इरर हो भी जाता है, स्पीड में दायां की जगह बायां मुड़ गए, भैया काम से गया, लेकिन अपने इसको एक बार अपने बेसिक नॉलेज में, कॉन्सेप्ट में डाल लिया तो कुछ भी हो जाए आप इसको गलती नहीं कर सकते हो। इसकी एक्यूरेसी 100% और इस वाले की स्पीड जो है ना हमेशा 200% रही है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए क्या कहता है। 6 व्यक्ति ABCDEF एक 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं, प्रत्येक मंजिल पर केवल एक ही व्यक्ति रहता है। तो अगर हम बात करें तो लोग तो हमारे पास 6 थे, A से लेकर F तक, लेकिन मंजिल की संख्या 7 थी। तो जब भी मंजिल वाली क्वेश्चन आए ना उसको नीचे से डिजाइन करो, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल और ये छठी मंजिल। जब भी मंजिल वाले प्रश्न आए तो उसको नीचे से ऊपर की ओर करो। नमन सिंह,
अगर किसी स्टूडेंट ने कोर्स लिया है तो प्लीज बता दे। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कोर्स ले रखा है। चलिए देखिए, अब पूछे गए हैं कौन सी मंजिल खाली है, तो पहले इसको अरेंज करना होगा। क्या कहता है, ए बी के मंजिल के ठीक ऊपर के मंजिल पर रहता है लेकिन वो सम संख्या वाली मंजिल नहीं है। तो ए जब भी रहेगा तो बी के मंजिल के जस्ट ऊपर रहेगा, लेकिन ए सम संख्या पे नहीं रहेगा, तो ए विषम पे रहेगा। यानी 5 पे 3 पे रह सकता है, 1 पे ए नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके नीचे बी भी चाहिए। डी, जो एक मंजिल खाली है उसके ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, यानी जो भी मंजिल वैकेंट है उसके जस्ट नीचे वाली मंजिल पे बी रहता है। तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी मंजिल खाली है। खाली वाली मंजिल और बी के मंजिल के मध्य सी रहता है, तो खाली वाली मंजिल, ठीक है, और बी की मंजिल के मध्य कौन रहता है, तो सी रहता है। तो डी जो एक खाली मंजिल है, अच्छा यहां बी नहीं था रे बच्चा, यहां डी था, ठीक है। फिर कहता है सर ई दूसरी मंजिल पे रहता है। अब देख लो, पहला क्लू जो है ना, ये फिक्स दिया कि सर ई को आप कहां रख दो, तो ई को दूसरी मंजिल पे रख दो। अब देखो, ए के जस्ट नीचे बी को रखना और ए को ऑड प्लेस पे रखना। अगर ए को हम 1 पे रखेंगे तो बी को जमीन में रखना होगा, काम खत्म। अगर ए को हम 5 पे रखते हैं तो हम बी को रख सकते हैं, लेकिन ए को 3 पे रखें तो अब बी को नहीं रख सकते। यानी ए को हम लोगों ने कहां रख लिया, 5 नंबर पे, और उसके नीचे कौन से भाई साहब आ गए, तो ए के जस्ट नीचे बी आ गया। ए के जस्ट नीचे 4 नंबर पे बी आ गया। अब देख लो ध्यान से, बी और वैकेंट के बीच में सी को जगह मिलनी है, तो जब बी यहां है तो एक गैप करके वैकेंट हो नहीं सकता, लेकिन एक गैप करके वैकेंट ऊपर अगर रखेंगे तो हम सी को जगह नहीं दे सकेंगे। और उसने क्या कहा था कि खाली वाली मंजिल और बी के मंजिल के मध्य सी रहता है, तो खाली वाली मंजिल और बी की मंजिल के मध्य सी रहता है। वैकेंट के जस्ट नीचे डी रहता है। ए बी के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, लेकिन वो सम संख्या वाली मंजिल नहीं है, तो विषम संख्या वाली मंजिल है। डी जो एक मंजिल खाली है उसके ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो डी जो एक मंजिल खाली है उसके नीचे रहता है। खाली वाली मंजिल और बी के मंजिल के मध्य सी रहता है, तो खाली वाली मंजिल और बी की मंजिल के मध्य सी रहता है। ई दूसरी मंजिल पर रहता है, तो ई भैया दूसरी मंजिल पर रह लिया। अब अगर हम 5 पे ए को रखेंगे तो ए के जस्ट नीचे बी आएगा जो ऑड है, और बी और सी के मध्य में, बी और वैकेंट के मध्य में ही सी चाहिए, और वैकेंट के नीचे डी चाहिए। देखिए ध्यान से, हाँ इंग्लिश में देख लूं क्या। 6 person A B C D E F live on a 7-story building. Only 1 person live on each floor. A lives on the floor immediately above of floor B, but is not at the even number floor. D lives immediately below the one which one is vacant. C live between the vacant floor and B's floor. C जो है vacant और B के बीच में रहता है। यहां से आपको नहीं हटाना पड़ेगा, यहां से नहीं हटाना पड़ेगा। अब देखो, दो कंडीशन आया। अगर हम लोग ए को यहां रख ले और बी को यहां रख ले, तो बी और सी के मध्य वैकेंट नहीं हो सकता है। अगर हम लोग ए को यहां रख ले और बी को यहां रख ले, तो ए जाएगा 6 नंबर पे, बी आ गया इस नंबर पे, बी और वैकेंट के मध्य में कौन आ गया, सी आ गया, और वैकेंट के नीचे ही डी चाहिए। डी जो एक मंजिल खाली है उसके ठीक नीचे वाली मंजिल एडजस्ट नहीं हो रहा है जी, ये बात हजम नहीं हो रही है। एक ही मंजिल के ठीक ऊपर, ए बी के मंजिल के ठीक ऊपर के मंजिल पे, लेकिन सम संख्या वाली मंजिल पे नहीं, ठीक है। डी जो एक मंजिल खाली है उसके ठीक नीचे वाली मंजिल पे, खाली वाली मंजिल और बी के मंजिल के मध्य, खाली वाली मंजिल और बी के मंजिल के मध्य सी, ई दूसरी मंजिल पर रहता है, ठीक है। ए बी, बी तो डी सी।
चलिए, ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना है? कितने 7th फ्लोर थे? बहुत बढ़िया। तभी तो सोचे ऐसा काहे हो रहा है रे बाबा। थैंक यू। देखिए, अब बताओ, ए के नीचे कौन चाहिए? बी चाहिए। अगर हमने ए को यहां और बी को यहां रखा तो क्या बी और वैकेंट के बीच सी आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर हमने ए को यहां रखा और बी को यहां रखा तो बी और वैकेंट के बीच में सी आ सकता है। अब कहता है सर वैकेंट के नीचे डी चाहिए, तो वैकेंट के जस्ट नीचे डी नहीं है, यानी ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात कैंसिल हो गई। अच्छा देखो, तो अब ई जब दूसरी मंजिल पे आ चुका है तो अब हम ए को यहाँ दे सकते हैं और बी को हम यहाँ दे सकते हैं, तो बी और वैकेंट के मध्य सी है। तो बी और वैकेंट के मध्य सी नहीं, बी और वैकेंट के, तब भी बाबू रे एरर है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखोगे। देखिए, अगर हम यहां से एक कॉन्सेप्ट देखें ना, तो 9 × 8, 9 कितने हो गए? तो 72 हो गए। और इन दोनों को आपस में गुना कर दे तो 7 × 2 = 14 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम 7 × 3 कर दे तो सत्तिया कितने मिल गए? तो 21 मिल गए। इन दोनों को गुना कर दे तो 2 × 1 2 मिल गया। इसी तरह से अगर 4 को हम 11 से गुना करते हैं तो 11 चक्को 44 मिल जाते हैं, और फिर इसको आपस में गुना करें तो 4 चक्को कितने मिल जाते हैं? 16 मिल जाते हैं। हम यहाँ वाले पार्ट तक सारे में पहुंच चुके हैं। अब बात रही कि सर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कितने हैं? तो 8 का अंतर है। यहाँ कितने हैं? तो 2 का अंतर है। ठीक है, अब ये 8 का अंतर 2 का अंतर कैसे लेना है? तो देखो, तो 14 से 16 जाने में हमें 2 का अंतर लेना पड़ा, लेकिन 16 से 13 आने में हमें कितना? तो 3 पीछे जाना पड़ा। यानी ये वाली लॉजिक स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रही है। चलिए कोई और लॉजिक लगाते हैं इस क्वेश्चन पे। ऐसे लॉजिक तो अच्छा लगा था। अच्छा देखो, तो 9 और 16 की बात करें तो 9 और 16 में कितने का अंतर हो गया? तो 9 6 15 1 16, यानी 7 के अंतर। 8 और 14 की बात करें तो 8 हो गए, 2 6 का अंतर। इसी तरह से अगर 4 और 13 की हम बात करें तो 4 और 13 में 9 का अंतर। अच्छा, इसी तरह 11 और 16 की बात करें तो कितने का? तो 5 का अंतर। ठीक है, अभी भी कुछ हो रहा है क्या? तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा चलो कोई और लॉजिक सोचते हैं। 8 × 2 = 16, 11 × 2 = 22, 5 4 तिहाई 12, 1 13, 9 × 2 = 18, 2 16, 4 × 2 = 8, 5 5। एक लॉजिक और मिला जी। प्रश्न अच्छे है। देखिए, 8 को 2 से गुना किया तो 8 दूना कितना? 16, -2 कर दिया तो 14 हो गए। 9 को 2 से गुना किया तो 9 दूना 18, -2 कर दिया 16। इसी तरह से 11 को अगर मैंने 11 को 2 से गुना किया तो 11 दूना 22, और 22 से 16 होने के लिए हम माइनस करने पड़ेंगे कितने? तो 16 17 18 19 20 21 22, 6। 4 को 2 से गुना किया, 4 दूना कितने? 8। लेकिन यहां प्लस करने होंगे। 9 10 11 12 13, 5। 3 दूना 6, 4 घटा 7 दूना 14। देखिए तो किसी को लॉजिक भेटा रहा है? चौदह से 2 और 16 से 3। ठीक है, तो 14 से 2 और 16 से 3, 2 क्यों? एक का अंतर है तो 2, 7 का अंतर है तो 3, एक का अंतर है तो 2, 7 का अंतर है तो 3, तो 4 का अंतर है तो 2। हम्म,
अगर यहाँ 15 कर दें तो काम हो जाएगा। 3 2, 16 और 9 का अंतर 6 और 7 13, 13 14 15 4 9 और 11 से 16 5, 7 छक 42 हो गया, 9 पचे 45 हो गया। अब क्या किए हो भाई साहब, 2 से 3 7, 9 का आधा, 3 तिहाई 9, 4 चको 16, 2 दूनी 4, 4 चको 16, 2 का 2, 9 अठी 72, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 2 का 2, 11 चको 44, 4 चको 16। ठीक है, अब यही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा 14 से 16 जाने के लिए। एक का अंतर है तो 2 बढ़ाया, यहाँ पे 12 13, 8 16, 7 21 तो 2, आइए देखिए कितना है, 4 है, 4 के बाद कितना 8 है, 8 के बाद कितना 14 है, 14 के बाद कितना 22 है, 22 के बाद कितना 6 और 6 के बाद कितना 18। यदि आपको यदि लेटर दिखे ही नहीं, बाबू फाउंडेशन बैच चलती है रीजनिंग की, सुबह 9 से 10 जो है, सुबह 9 से 10 27 तारीख से आ रही है रीजनिंग, 10 से 12 मैथ आप वो किसान कोल्ड स्टोरेज में कर सकते हो, शाम को 6 से 7 और 7:30 से 9:30 मैथ आप ये भी किसान कोल्ड स्टोरेज में कर सकते हो, और बाकी ऐप पर भी आपको बैच जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 4 से 8 जाने के लिए क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे, 8 से 14 जाने हैं तो कितने जोड़ दोगे, तो 6 जोड़ दोगे, और 14 से 22 जाने हैं तो कितने जोड़ दोगे, तो 8 जोड़ दोगे, यानी 22 और 10 32, 10 जोड़ दोगे। अब कितने, तो 12 जोड़ दोगे। ठीक है, अब 12 जोड़ दिए तो 4 6 8 10 12, तो 12 के बाद अब कितने जोड़ोगे, तो 14 जोड़ोगे, और 18 14 अगर जोड़ोगे तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3 32, 32 का मतलब 6 होता है, और 6 किसके लिए है, तो सी के लिए यानी एफ के लिए, तो आंसर सी हो गया। कोना कोनी गुना करके देखे, 126, 8 6 48, 8 4 12 28, 2 का अंतर, 13 दहिया 130, 140, 143 और 16 चको 64, खत्म हो गया ना। ठीक है, आइए देखिए, ए से के जाने में हम कह सकते हैं कि सर +10 हुआ है, और के से यू जाने में 10 जुड़ गए। अब 11 से 21 जाने में सर +10 हुआ है, तो 21 में 10 जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा, और 31 का मतलब है 26 निकाल लो, तो 5 बच जाएंगे, 5 का मतलब पहला लेटर ई चाहिए। चलो बढ़िया है, अब देख लो 5 से 16 जाने में, 5 से 16 जाने में कितने बढ़ जाएंगे, तो 5 से 16 जाने में 11 बढ़ जाएंगे, यानी +11 हुआ। 16 से 27 जाने में 11 बढ़ जाएंगे, यानी अब एक में 11 जोड़ोगे तो 12 होगा, यानी एल आएगा। ई एल देख लो एक ही में है, तो इसी को ऑप्शन बना लो, आगे जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, उसी को आंसर बना लो। नेक्स्ट वन देखिए, जिस प्रकार पानी किसके लिए जरूरी है, तो जीव के लिए जरूरी है, यानी जितने भी लिविंग थिंग होंगे उसके लिए पानी जरूरी है। तो इसी तरह से ईंधन किसके लिए जरूरी है, तो ईंधन मशीन के लिए जरूरी है, बिना ईंधन के मशीन चल नहीं सकता। नेक्स्ट वन, अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन खूबसूरत क्वेश्चन मिला था, ध्यान से देखोगे, एक को
एक को यदि हम 2 गुना कर दें, ठीक है, तो 2 होगा, और +1 कर दें तो 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 को 2 गुना कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और +1 कर दें तो 7 हो जाएगा। इसी तरह 7 को 2 गुना कर दें तो 7 दूना 14 होगा, और +1 कर दें तो 15 हो जाएगा। इसी तरह 15 को अगर हम 2 गुना कर दें तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और +1 कर दें तो 31 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 31 को 2 गुना कर दें तो 31 दूना 62 हो जाएंगे, और +1 यदि हमने कर दिया तो ये 63 आ जाएगा। 63 ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो आंसर हमारा 63 यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए, एक पासे के 2 प्रारूप को दिखाया गया, यानी कि एक ही पासे को 2 बार घुमाकर दिखाया गया। अब कहता है यदि 6 ऊपर की सतह पे है तो नीचे की सतह पे कौन सा। तो देखो, अगर एक ही पासे को 2 बार घुमाए गए और दोनों बार में 2 एलिमेंट को कॉमन बनाए गए, तो जो भी सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 5 3 5 3 कॉमन था, तो 6 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 6 ऊपर की सतह पे होगा तो 4 नीचे की सतह पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, एक कक्षा में सुनीता ऊपर से 21वां है। तो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बता देता हूं, जैसे कि आप बच्चों ने डिमांड किया मुझसे आकर के सर पहले ट्रेडिशनल सिखा दो, उसके बाद मुजवानी सिखा देना। तो चलिए, एक कक्षा में सुनीता का स्थान ऊपर से 21वां है। ऊपर से 21 नंबर पोजीशन किसके लिए है? तो सुनीता के लिए है। अब कहता है मीता जो सुनीता के नीचे 9वीं है, तो सुनीता के नीचे 9वें नंबर पे अगर हम बात करें ना, तो ये पोजीशन किसका है? तो मीता का है। कहता है नीचे से 11वीं है। अब ये मीता नीचे से कितनी हो गई बाबू? तो 11वीं हो गई। पूछता है क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ध्यान से समझोगे, अगर सुनीता का पोजीशन 21 है और 21 से 9 स्थान अगर हम नीचे आ गए तो 21 और 9 30 हो जाएगा। इसका मतलब मीता का पोजीशन ऊपर से 30 हो जाएगा, और इसी मीता का पोजीशन नीचे से 11 दे रखा है। तो अब टोटल निकालने के लिए हम ऊपर प्लस नीचे करेंगे, यानी 30 + 11 कर देंगे। और चूंकि हमने मीता को ऊपर से भी काउंट किया और मीता को नीचे से भी काउंट किया, तो 2 बार मीता को काउंट किया तो 1 बार कम कर देंगे। तो ये टोटल 41 - 1 हो गया, यानी ये टोटल पोजीशन कितने आ गए? तो टोटल पोजीशन 40 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए आंसर होगा। ठीक है, अब देखो सवाल उठता है कि सर ये तो हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन क्या बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं? तो हाँ भैया, बिल्कुल बना सकते हैं। सीखिए, कितने बच्चे हैं आपको मालूम नहीं है, सिर्फ सुनोगे, रामायण की तरह होता है कहानी। कितने बच्चे हैं आपको मालूम नहीं है। सुनीता ऊपर से गई और 21 कुर्सी कब्जा कर ली। मीता उसके नीचे 9 कुर्सी पे कब्जा की। तो सुनीता ऊपर से 21 कुर्सी और उसके नीचे 9 कुर्सी, यानी 21 और 9 30 कुर्सी। तो मीता तक आते आते ऊपर से 30 कुर्सी कब्जा, और वही मीता नीचे से 11 है तो 30 और नीचे से 11 41, और एक ही मीता को 2 बार जोड़े हैं तो 41 में से 1 घटा दिए तो आंसर आ गए 40, यानी ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हमें 40 दिख रहा है, तो हम लोग 40 को आंसर कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ही नहीं बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, पहले क्या किया ना इस 5 4 के साथ कि आपस में जोड़ दिया, तो 5 4 कितने हो गए? तो 9 हो गए। अब इस 9 में 2 जोड़ दिया, तो 9 2 कितने हो गए? तो 11 हो गए। फिर से क्या किया कि इसी 5 4 को जोड़ा, तो फिर से 9 ही आएगा। लेकिन अब 2 जोड़ने के जगह इसमें 2 गुना कर दिया, तो 9 दूना कितने हो गए? तो 18 हो गए। ठीक है, यानी 5 4 जोड़ा 9, और 9 में 2 जोड़ा 11, फिर से 5 4 जोड़ा 9, 9 में 2 से गुना किया 18। ठीक है, अब देख लो ध्यान से। हाँ, दूसरे वाले की बात करें
तो 3 और 8 को जोड़ दिया गया, तो 8 और 3 कितने हो गए 11। 11 में 2 अगर जोड़ दिया गया तो मिल गया मुझे 13। ठीक है, और फिर से क्या किया गया कि 3 और 8 को जोड़ दिया गया तो फिर से मिल गए 11, लेकिन इस बार गुना कर दिया गया, 11 दूना 22, तो मिल गया मुझे 22। अगर इसी तरह सेम तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को अंजाम दें तो हमारे पास 9 है और 4 है, तो 9 और 4 कितने हो गए 13, और अगर 13 में हम लोग 2 को ऐड कर देते हैं तो 13 2 15 हो जाएंगे, यानी 15 मिल चुका है। अब हमें x का वैल्यू डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 और 4 को जोड़ेंगे, तो 9 4 13 हो गया, और इस बार 2 जोड़ने के जगह 2 से गुना करवाएंगे तो 13 दूना 26 हो गया। 26 देखो तो किसी में है क्या, 13 दूना 26 नहीं है, यानी कुछ और सोचना होगा। 5 चको 20, 8 तिहाई 24, 9 चको 36। आहा हा, देख लीजिए, 5 गुने 4, 5 चको कितना 20, और प्लस है तो -2, तो कितने हो गए 18। तिनी अठी 24, और प्लस है तो -2, तो कितने हो गए तो 22। इसी तरह से 9 गुने 4, 9 चको 36, और प्लस है तो -2, यानी कि 34। अब एक ही क्वेश्चन का दो रिएक्शन, अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट लेते और 26 होता तो 26 आंसर होता, लेकिन 26 वाला नहीं है तो फिर 34 हो गया। सर जी आप, अच्छा टाइमर लगा दे 10 से 15 सेकंड के लिए सॉल्व करने के लिए। बाबू आप ये सॉल्व करके आओ, इसीलिए मैं आपको एक दिन पहले पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को जो है ना वो बना करके आओ, और बनाने के बाद फिर आप यहाँ जब डिस्कशन सुनोगे ना तो वो कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इसीलिए मैं इस सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ एक दिन पहले ही सेंड करवा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि आप बना कर आओ और यहाँ पे सिर्फ आप डिस्कशन को एंजॉय करो और सीखो कि हमारी कमी कहाँ रह गई थी, सर किस वे से बना रहे हैं, मैं किस वे से बना रहा हूं, इसका कंपेयर करो। जैसे ही आप ये चीज सीख लोगे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ना वो बिल्डअप हो जाएगी। नेक्स्ट वन, आह खूबसूरत क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, एकदम बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। 5 को, 8 को और 3 को अगर हम जोड़ लें तो 8 8 कितने हो गए 16, और 16 का अगर स्क्वायर कर दें तो 256 आएगा, और 256 को पलट देंगे तो 652 आएगा। आ गया ना 652। तो ध्यान से देखिए ये 144 है, कितना है 144 है, यानी ये पलटने के बाद जब 144 है, इसका मतलब पलटने के पहले ये 441 है, और 441 किसका स्क्वायर होता है तो मेरे भाई 21 का स्क्वायर होता है। अब इस 21 के स्क्वायर में हमारे पास 11 है, प्लस x है, और प्लस 7 है, तो 11 और 7 18 हो गए। यानी x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 21 माइनस 11 प्लस 7 कर देंगे तो 18, यानी कि 21 में से 18 को माइनस जब करेंगे तो 3 आएगा, यानी x के प्लेस पे अगर हम 3 रख देना तो हमारा काम चल जाएगा। तो x के प्लेस पे कितना चाहिए तो 3 चाहिए, तो देख लो 7 3 10 10 और 10 10 20 1 21, 21 का स्क्वायर 441, और 441 को पलट दिया तो 143। खुश रहिए विष्णु कुमार जी। अच्छा आज बहुत मजा आया है माँ के लाडला को, और पहले मजा नहीं आता था जी, ऐसा होता है थोड़ी ना, बस आप अगर करना चाहो ना, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत हो तो हर काम में मजा आएगा, ठीक है। और इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है ना तो किसी भी काम में मजा नहीं आने वाला है। अच्छा ध्यान से देखो तो क्या कहता है, अगर हम फोकस की बात करें, आई आर
एफ एक्स भी लिख रखा है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई है आपका और आपको प्लेस वैल्यू पे कमांड है, तो 6 और 9 इसका मतलब 3 जुड़ गया, 15 से 18 इसका मतलब 3 जुट गया, 3 से 6 इसका मतलब 3 जुट गया, 21 से 24 इसका मतलब 3 जुट गया, और 19 से 22 इसका मतलब 3 जुट गया। यानी पूरे फंक्शन में क्या हो रहे हैं, तो 3 जुट रहे हैं। अब कैप्चर के लिए पूछता है कि सर कैप्चर को कैसे लिखोगे, कैप्चर को कैसे लिखोगे। तो देखिए 3 ही तो जोड़ने हैं ना, तो 3 3 कितने हो गए 6, 1 और 3 कितने 4, 16 और 3 19, 20 और 3 23, 21 और 3 24, 18 और 3 21, 5 और 3 8। यानी एफ डी एस डब्ल्यू एक्स यू एच चाहिए। एफ डी एस डब्ल्यू एक्स यू एच ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आराम से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, आज आपका पहला क्लास है, ध्यान से देखिए। राम का संबंध कौशल्या से है, तो कर्ण का संबंध किससे होगा। तो जैसे कौशल्या राम की माता थी, यानी राम जो थे वो कौशल्या के पुत्र थे, तो ऐसे ही कर्ण जो थे ना वो कुंती पुत्र थे। क्या थे, तो कुंती पुत्र थे। कुंती किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। कर्ण क्या थे, तो कुंती पुत्र थे, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए तमिलनाडु का डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। एनालॉगी का प्रश्न है, तमिलनाडु का डांस क्या है, कुचिपुड़ी। तो पूछता है सर भरतनाट्यम कहाँ का होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में बिहू डांस होता है, केरला में कथकली, ओडिशा में ओडिसी डांस होता है। तो भरतनाट्यम बाबू आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, तो भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तमिलनाडु कुचिपुड़ी। देखिए एच का प्लेस वैल्यू 8, हमने 2 जोड़ दिया तो 10 हो गए। ओ का प्लेस वैल्यू 15, हमने 2 घटा दिया तो 13 हो गए। 21 में 2 जोड़ दिया तो 23 हो गए, और 19 में 2 घटा दिया तो 17 हो गए। इसी तरह 5 में 2 घटा दिया तो 3 हो गए। कर लो क्या चलता है, तो +2, ठीक है, और +2 -2 +2 -2 चल रहे हैं। चलिए 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 होगा, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। 5 में 2 घटाओगे तो 3 होंगे, ठीक है। 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 होंगे। 5 में 2 घटाओगे 3, 1 में 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी को ही आंसर बना लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, अर्पणा कहती है वह व्यक्ति मेरे भाई। तो अर्पणा कह रही यानी अर्पणा व्यक्ति है, वह व्यक्ति तो कोई व्यक्ति होगा, मेरे मेरे यानी अर्पणा के, तो वह व्यक्ति अर्पणा के भाई की पत्नी यानी भाभी के पुत्र, तो भाभी का पुत्र भतीजा का एकमात्र चाचा, तो भतीजा का एकमात्र चाचा कौन हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। का पिता है यानी वो व्यक्ति भाई का पिता है। व्यक्ति अर्पणा से कैसे संबंधित है, व्यक्ति अर्पणा से कैसे संबंधित है, यहां लिखना चाहिए था अर्पणा व्यक्ति से कैसे संबंधित है, उल्टा लिख दिया गया है व्यक्ति अर्पणा से कैसे संबंधित। देखिए कौन कह रही है, तो अर्पणा कह रही है। क्या कह रही है, वह व्यक्ति, व्यक्ति हमेशा जो होगा ना वो मेल मेंबर ही होगा, तो वह व्यक्ति यानी मेल मेंबर। वह व्यक्ति मेरे भाई, तो अर्पणा का कोई भाई है, की पत्नी के पुत्र के एकमात्र चाचा, तो ये एकमात्र चाचा इसका कौन होगा, तो अर्पणा का एक और जो भाई होगा वही इसका एकमात्र चाचा होगा। और चाचा के यह व्यक्ति कौन है, तो पिता है। चाचा का कौन है, पिता है।
तो वह व्यक्ति मेरे भाई की पत्नी के पुत्र के एकमात्र चाचा के पिता हैं। तो वो व्यक्ति अर्पणा से किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति अर्पणा का पिता होगा, इसको चेक कहिए कि वे व्यक्ति अर्पणा व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो अर्पणा व्यक्ति की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी, और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? तो पिता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट 2 क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में तो बिहू होता है। अरुणाचल प्रदेश का अपना फोक डांस है जिसको बिहू कहते हैं। देखिए, प्लस के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? भाई। और माइनस के बाद जो आएगा पिता, और इनटू के बाद जो आएगी पुत्री, और डिवीजन के बाद जो आएगी पत्नी। अब हमारे सामने समीकरण दिए गए, पूछा डी का ए से क्या संबंध है। तो अगर हम हैं तो प्लस के बाद जो भी मिलेगा वो मेरा भाई होगा, और मेरे भाई की पत्नी जो होगी वो मेरी भाभी होगी, और मेरे भाभी के पिता जो होंगे वो मेरे ससुर होंगे। तो ससुर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। G डिवाइडेड बाई H इंटू आई प्लस जे, G डिवाइडेड बाई H इंटू आई प्लस जे इंटू आई प्लस जे में किसका पूछा गया है? तो G का I से, G का I से, यानी हमें G के बारे में बतलाना है। तो ध्यान से समझोगे, अगर ये मैं हूं तो डिवीजन के बाद मेरी पत्नी हुई तो हम इसके पति हो गए, और मेरी पत्नी की पुत्री यानी मेरी भी पुत्री हो गई, और मेरी पुत्री का भाई मेरा पुत्र हो गया। तो जब ये मेरा पुत्र है तो हम इसके पिता होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब देख लो पिता किस में है? तो पिता ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा। आंसर हमारा क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन जो चलने वाले हैं, ठीक है, ये प्योर प्रीवियस कलेक्शन ही चलने वाले हैं। यानी मैं आऊंगा और प्रीवियस पेपर को ही सॉल्व करूंगा। वो प्रीवियस पेपर आपके या तो एएलपी के एग्जामिनेशन के हो सकते हैं, एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को यहाँ जगह मिलेगी। और जो क्वेश्चन ऐसा होगा जो अब आप आसानी से बना सकते हो, एक नज़र में देखकर बना सकते हो, उस क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा कि स्किप करूँगा। क्योंकि आप अगर देखोगे तो 18 से लेकर के 22-23 तक जो एग्जामिनेशन लिए गए हैं उसमें सारे क्वेश्चन में जटिलताएं नहीं हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चन जो है वो अच्छे पूछे गए हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चन 30% है, हम लोग उसका सिलेक्शन सबसे पहले करेंगे, उसका चयन करके उस क्वेश्चंस को हम यहाँ इनबिल्ड करेंगे। आपको एक दिन पहले जा चुका होगा मटेरियल। जैसे कल जो भी डिस्कशन मैं करवाने वाला हूँ, आज आपके पास ऑलरेडी वो पीडीएफ के फॉर्म में पहुंच जाएगा। आप उसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद अपने डिस्कशन को अंजाम दोगे। इससे आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों जो है वो मेंटेन रहेगी। और एग्जामिनेशन तक अगर हम ये कंटिन्यू करते रह गए और आप भी अगर एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू मेहनत करते रह गए, तो जब दोनों की मेहनत बाबू साथ में जुड़ जाएगी, हमारी पूरी टीम आपके पीछे जो मेहनत कर रही है, इस मेहनत से आप बिल्कुल रिजल्ट के आसपास पहुंच नहीं सकते हो, बल्कि रिजल्ट वाली बाउंड्री को पार करके अपनी एक सीट पक्की भी कर सकते हो। तो बस जो भी है मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ कंटिन्यू रहिए, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी के कुछ भी नहीं होता है। विष्णु जी, कल भी हमने कहा था, बुक चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, कोई भी दुनिया की बुक खराब नहीं होती है, बस उसमें आंसर की एक्यूरेसी और उसमें जो कैलकुलेशन दिए गए हैं, यानी जो मेथड दिए गए हैं, वो मेथड कितना अच्छे से दिया गया है, इस बात पे ये डिपेंड करता है कि बुक अच्छी है या बुक बुरी है। तो बुक कभी भी खराब नहीं होते हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक बना रहे हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप
प्लेटफॉर्म की भी अपनी चलती है रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक, यदि आप उसको देखोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बहुत अच्छे दिए गए हैं। अगर आप उस बुक का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो फिर उस कॉन्सेप्ट को ही आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिजाइन नहीं किया गया, आंसर को डिजाइन नहीं किया गया है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है ये भी बहुत बताए गए हैं। ठीक है, कोई नहीं बाबू, कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी। आज दूसरा दिन था, जैसा कि हमने कहा है 30 दिन 30 मैराथन। अगर 30 मैराथन इन होने तक एग्जामिनेशन कंटिन्यू हो गए तो बढ़िया है, और अगर एग्जामिनेशन कंटिन्यू नहीं हुए, एग्जामिनेशन और आगे जाते हैं तो ये 30 मैराथन 40 50 60 मैराथन में भी मैं बदल लूंगा और हमारी पूरी टीम बदलेगी। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, आप बस अपनी कंटिन्यूटी दर्ज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लोगों को लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, आप लिंक नहीं शेयर करते हो, आपको तो मजा आ रहा है राजू, हमें भी तो मजा आना चाहिए न रे। तो लिंक को शेयर कीजिए, थोड़ा अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक कीजिए कि सर क्लास लेने आ गए हैं, कंटिन्यू क्लास चल रही है, इसका फायदा उठाएं, प्रॉफिट लें। ठीक है, तो चलिए आज का जो 35 क्वेश्चन था, आज का 35 क्वेश्चन हम लोग समाप्त करते हैं और कल भी हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तो देखिए, तो कहता है डी ए की सिस्टर इन लॉ है। अब देख लो यहाँ क्या कहता है, प्लस के बाद भाई है, माइनस के बाद पिता है। तो प्लस के बाद भाई है और माइनस के बाद क्या है, पिता है। फिर कहता है इनटू के बाद पुत्री है और डिवीजन के बाद पत्नी है। तो इनटू के बाद पुत्री है और डिवीजन के बाद पत्नी है, यही है ना, इनटू के बाद पुत्री और डिवीजन के बाद पत्नी। अब जो ये समीकरण दिया गया प्लस भाई माइनस पिता, प्लस भाई माइनस पिता इनटू पुत्री डिवीजन पत्नी, निकल के यही बाहर आया। अब ध्यान से देखो, डी ए की सिस्टर इन लॉ है, यानी डी को सिस्टर इन लॉ बनना है तो डी को महिला बनना पड़ेगा। डी के पहले प्लस का साइन है और प्लस के बाद जो भी आएगा वो भाई कहलाएगा, कैंसिल हो गया। डी के बाद इनटू का साइन है और डी पुत्री है यानी महिला है। डी के बाद डिवीजन का साइन है, डी पत्नी है यानी महिला है। अब ए की सिस्टर इन लॉ चाहिए, तो हम हो गए और बी मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई। और मेरी पत्नी के पिता यानी मेरे ससुर हो गए सी, और मेरे ससुर की पुत्री, तो ससुर की एक पुत्री पत्नी है तो ससुर की दूसरी पुत्री साली होगी, और साली को हम लोग सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं, तो सी जाएगा। अब देख लो, अगर हम हैं तो ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी का भाई है यानी मेरा साला है, और मेरे साला की पत्नी मेरी सरहज हो गई, और सरहज को भी हम सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं। तो यहाँ बी भी आंसर जा रहा है, सी भी आंसर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी को लगा लीजिएगा कि बी और सी दोनों जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा कल आप 5 कैंडिडेट को लाइव क्लास करवाएं, बहुत बढ़िया। सर आपकी रीजनिंग की टेस्ट कौन से ऐप पर होती है? अनिल बाबू देखिए, रीजनिंग की जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऐप पे होती है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। आप टाइप करोगे या प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करोगे, वहां पे रीजनिंग की टेस्ट चलती है शाम को 5 से 6, 25 क्वेश्चन पर डे चलते हैं। उसके पहले मैथ की टेस्ट चलती है 4 से 5, तो मैथ 4 से 5 चलते हैं, रीजनिंग 5 से 6 चलती है। आप दोनों टेस्ट को लगा सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होते हैं। ऑफलाइन मोड में आने के लिए आपको किसान कोल्ड स्टोरेज आना पड़ेगा, और ऑनलाइन मोड में आने के लिए आप कहीं से भी लगा सकते हो। तो चलिए अब आज की सभा हम यहीं बर्खास्त करने चाहेंगे। सभी बच्चों को गुड नाइट। अब इसके बाद आपकी मैथ में मुलाकात होगी सर से, तो मैथ को एंजॉय कीजिए। सर के डीप कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ जाते हो तो फिर आप मैथ को ऐसे उंगली पे चुटकी पे जैसे नचाना है ना, आप वैसे नचा सकते हो। तो सर के साथ जुड़िए, आप बिल्कुल बिंदास होकर के, उनका कॉन्सेप्ट ही इतना बेहतरीन है कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए आज की सभा यहीं हम लोग बर्खास्त करते हैं। सर साइंस टेस्ट कब से होगा? बहुत जल्दी होगा साइंस टेस्ट, थोड़ा आशीष सर के खाली होने का हम लोग वेट कर रहे हैं। चलिए आज की सभा बर्खास्त करते हैं। गुड नाइट सभी बच्चों को। कल प्रीवियस पेपर है, याद रखोगे, ठीक है? तो कल जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे पूछे गए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और बाकी नए लोगों को लिंक भेजिए ताकि वो भी इस डिस्कशन को देखें और वो भी इससे प्रॉफिट ले सके। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी बच्चों को।